नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कार्य पढ़ रहे थे। आज अपने परिवर्ती बल के द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। आज जो अपने पढ़ रहे हैं उसके अंदर पढ़ेंगे परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिवर्ती बल कौन सा होता है। परिवर्ती बल, तो बल का मतलब तो हो गया F, ठीक है। और सदिश राशि है तो किससे लिखते हैं? F वेक्टर से लिखते हैं। तो परिवर्ती बल का मतलब हो गया F वेक्टर जो है इसका मान बदलना चाहिए। ये मान किसी भी रूप में बदल सकता है, या तो हो सकता है बल की लगातार क्या बदल रही हो, दिशा बदल रही हो, या फिर हो सकता है बल का लगातार क्या बदल रहा हो, परिमाण बदल रहा हो। ठीक है, या तो बल की दिशा बदल रही है या बल का परिमाण बदल रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि दिशा और परिमाण दोनों जो है वो क्या हो रहे हो, बदल रहे हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो वो जो बल है वो क्या कहलाता है? अपना परिवर्ती बल कहलाता है। इसके लिए अपने ये मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई कण है, इसे अपने A से B तक लेकर के जाना है। कण को क्या करना है? A से B तक लेकर के जाना है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं। उस पॉइंट P पर एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है? dr है। dr वेक्टर मान सकते हो आप लोग। और बल जो लग रहा है ये कौन सी दिशा में लग रहा है? ये थीटा कोण बनाते हुए इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये जो बल लग रहा है ये कहाँ लग रहा है? ये थीटा कोण बनाते हुए इसके स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर लग रहा है। जैसे ये अपने माने कि ये थीटा कोण है और ये थीटा कोण बनाते हुए ये बल जो लग रहा है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो अब अपने क्या करना है? इस परिवर्ती बल F वेक्टर के द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कार्य dw से लिखते हैं अपने। कार्य को किससे लिखते हैं? dw से लिखते हैं। और किसके बराबर आता है? ये F वेक्टर डॉट dr वेक्टर के बराबर आता है। यानी dw किसके बराबर आ जाएगा? dw आ जाएगा F dr कोस थीटा के। F dr कोस थीटा आपने लिख सकते हैं। आप लोग इसे ये भी लिख सकते थे dw बराबर F कोस थीटा और dr। ठीक है, F कोस थीटा और dr। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? इस किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो अपने F कोस थीटा लिखा है इसका मतलब हो गया कि जो अपने विस्थापन dr है इसकी दिशा में बल F का घटक। F कोस थीटा का मतलब क्या है? F कोस थीटा का मतलब है विस्थापन dr वेक्टर जो अपने ले रहे हैं इसकी दिशा में बल F जो है उसका घटक, और उसका घटक इस दिशा में कौन सा आएगा? F कोस थीटा आएगा। तो यहाँ से अपने एक तो आप लोग ये कर सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ से इसे सोल्व करते, ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते तो आप क्या करते? इसका समाकलन कर देते कहाँ से कहाँ तक? A से B तक, और लिख देते A से B F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये अपने क्या आ जाता? किए गए कार्य का मान आ जाता। F dr वेक्टर जो अपने लिखा है ये किए गए कार्य का मान आता है। या अपने क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं WAB बराबर A से B F dr कोस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, इसे खोलेंगे तो किस में खुलेगा? ये कोस थीटा में खुलेगा। तो A से B F dr कोस थीटा, ये किसका मान है? ये WAB का मान है, किए गए कार्य का मान है। इसके अलावा आप लोग इसे अन्य तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे अपने ये मान करके चले A से B जो दूरी है, A से B जो दूरी है इसे अपने किस में बांट ले? अलग अलग अल्पांशों में बांट लें। जैसे A से B को अपने dr लिखा है उसी प्रकार से अल्पांश मान ले dr1 dr2 dr3 dr4 dr5 और ऐसे करते करते drn। यानी अपने इसे किस में बांट दिया? अल्पांशों में बांट दिया। छोटे छोटे इस पर अपने अल्पांश ले रहे हैं, और ये जो अल्पांश ले रहे हैं इन पर जो बल लग रहा है ये मान लेते हैं F1 F2 F3 और ऐसे करते करते Fn क्या है? इन अल्पांशों पर लगने वाला बल है। और बल और जो ये dr1 है इनके मध्य जो कोण है उन्हें मान लेते हैं θ1 θ2 θ3 और θn। तो अब जो कुल कार्य आएगा वो कुल कार्य किसके बराबर आएगा? वो कुल कार्य इन सभी अलग अलग कार्यों के जोड़ के बराबर आएगा। यानी अपना जो यहाँ से मान आएगा वो देखिए क्या आएगा,
यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा W इक्वल F1 वेक्टर डॉट डेल R1 वेक्टर मान लेते हैं। ये जो अपने विस्थापन ले रहे हैं इन्हें डेल के रूप में ले लेते हैं, डेल R1 डेल R2 और डेल Rn, ठीक है। ये जो अपने ले रहे हैं dr1 dr2 ये तो अपने अवकलन के लिए ले रहे हैं, और अपने डेल R1 डेल R2 और डेल Rn ले लेते हैं। ये जो अपने लेते हैं ये समीशन के लिए लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपने समीशन करेंगे, उसके बाद में अपने समाकलन करेंगे। तो जो अपने इस पर विस्थापन ले रहे हैं, जैसे ये ले लिया तो इसका मान डेल R1, फिर अपने डेल R2 डेल R3 इस तरीके से टुकड़े ले लेते हैं और उन पर मान लेते हैं कौन से बल लग रहे हैं, F1 वेक्टर लग रहा है, और फिर अपने F2 और साथ में डेल R2 और प्लस में F3 डॉट डेल R3, और ऐसे करते करते क्या आएगा Fn डॉट डेल Rn वेक्टर रहेगा, ठीक है। और इन सभी का जोड़ जो है वो किसके बराबर आएगा, किए गए कुल कार्य के बराबर आएगा। इसे आप लोग लिख सकते हो W बराबर F1 डेल R1 कोस थीटा 1 प्लस F2 डेल R2 कोस थीटा 2, और ऐसे करते करते आएगा Fn और डेल Rn कोस थीटा n, ठीक है। इस प्रकार अपने इसे लिख सकते हैं। और अगर समीशन के रूप में आप लोग इसे लिखना चाहो तो समीशन के रूप में आप लोग इसे 1 से n तक Fi डेल Ri और कोस थीटा i के रूप में आप लोग इसे लिख दोगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा i आ जाएगा। तो ये हमारे पास में किसका मान है, ये हमारे पास में किए गए कार्य W का मान है। इसे आप लोग ये लिख सकते हो W इक्वल समीशन Fi वेक्टर डॉट डेल Ri वेक्टर 1 से लेकर के n तक। तो ये अपने कार्य का जो मान ज्ञात किया है ये किससे किया है, समीशन से ज्ञात किया है। और अगर समाकलन से अपने मान ज्ञात करते तो समाकलन से कितना आ जाता W, और ये अपने A से B, और इसे लिखते F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, जो परिवर्ती बल है उस परिवर्ती बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। परिवर्ती बल अपना यहाँ पर कौन है, जो F1 ले रहे हैं F2 ले रहे हैं, ये सभी अपने पास में परिवर्ती बल है। पहले F1 था, अब क्या है F2 है, फिर क्या है F3 है। यानी जो अपने बल F वेक्टर ले रहे हैं ये अपने किस प्रकार का लेकर के चल रहे हैं, परिवर्ती बल के रूप में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने। अब अपने है बल विस्थापन ग्राफ से कार्य का परिकलन। बल विस्थापन ग्राफ से कार्य का परिकलन, ठीक है। बल विस्थापन ग्राफ की बात करें तो बल विस्थापन ग्राफ का मतलब हो गया जैसे अपने एक तरफ तो विस्थापन लें और एक तरफ क्या लें, बल लें, ठीक है। ये अपने एक्स एक्स पर जो विस्थापन है उसे ले रहे हैं, और जो वाई एक्स है उस पर अपने जो बल है उसे ले रहे हैं। ये अपना एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और यहाँ से मान लेते हैं इस तरीके से ए से बी तक अपने कोई एक वक्र है, यानी अपना जो कण है वो ए से बी तक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन है वो मान लेते हैं कितनी है, x1 है, और इसकी जो अंतिम पोजीशन है वो मान लेते हैं कितनी है, x2 है, ठीक है। अपना कण जो है वो प्रारंभिक कहाँ है, x1 पोजीशन पर है, और बाद में कहाँ पहुंच रहा है, वो x2 पोजीशन पर पहुंच रहा है। तो अपने अगर कार्य का मान ज्ञात करना है तो अपने ये जो ए बी वक्र है इसके और ये जो x1 x2 अपनी सीमाएं ले रखे इनके मध्य का क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वो जो क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे वो किसके बराबर आएगा, किए गए कार्य के बराबर आएगा। पर अपने इसके लिए यहाँ क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। इस तरीके से अपने यहाँ क्या ले लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई एक अल्पांश है, और ये इसके जो सामने की दूरी है इसे अपने f से लिख देंगे। तो हमारे पास में ये जो टोटल मान आएगा ये आएगा dx, ये वाला dx अपने पास में,
ठीक है। और ये अपने अल्पांश ले रखा है तो इसलिए इसे अपने लगभग क्या मान सकते हैं, कैपिटल एफ के बराबर मान सकते हैं। तो देखिए अपने टोटल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अपना कण जो है ए से बी तक जा रहा है, यानी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक जा रहा है और इस तरफ अपने बल ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये जो पट्टिका अपने लिए इस पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और इस पट्टिका का जो क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे वो किसके बराबर आएगा, वो dw के बराबर आएगा, ठीक है। और इस पट्टिका का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा fdx, ठीक है। इस पट्टिका का क्षेत्रफल अपने कितना आता है, fdx आता है। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। जब ग्राफ की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप क्या करते हो, जो y एक्स पर है और जो x एक्स पर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। उनका मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो आपको क्या बताता है, इनका क्षेत्रफल बताता है। और अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो उससे आपको क्या मिलती है, प्रवणता मिलती है या ग्राफ जो है उस ग्राफ की अपने को ढाल मिलती है, ठीक है। तो एक तरफ f है और एक तरफ क्या है, dx है। इससे अपने किसका मान ज्ञात किया है, इससे अपने कार्य dw का मान ज्ञात किया। अगर कुल कार्य का अपने को मान ज्ञात करना हो तो अपने क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे fdx का। कहाँ से कहाँ तक करना है अपने को, x1 से x2 तक करना है, ठीक है। तो अपने x1 से x2 तक अगर इसका क्या कर दें, समेशन कर दें, यानी इसके जैसे ये जो x1 से x2 दूरी है इसे अपने मान लेते हैं कि ऐसी बहुत सारी अपने पास में पट्टिकाएं हैं और उन सभी पट्टिकाओं से मिलकर के ये क्या बना हुआ है, अपने पास में क्षेत्रफल बना हुआ है, ठीक है। तो किसी एक पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, उसके जैसी अनेकों पट्टिकाएं उन सभी का अपने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, लिमिट अपने लिए x1 से x2 तक। उससे अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कार्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग ये लिख सकते हो, क्षेत्र ए बी और x2 x1 और a का क्षेत्रफल। अपने इसे क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं क्षेत्र a से b, यानी ये जो क्षेत्र है ये, और उसके बाद में x2 से x1, ये जो आपके पास में कुल क्षेत्र है इसका आप लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो टोटल आपके पास में क्षेत्र है इसका आपने क्या कर लेना है, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। और वो जो कुल क्षेत्रफल आएगा, वो कुल क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, वो कुल क्षेत्रफल जो है वो किए गए कार्य W के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में W का मान आ गया। अब देखिए अगर अपने ये मान करके चले कि ये जो विस्थापन है dx, ये विस्थापन dx अगर क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। यदि अपने लिखें कि विस्थापन dx अलग है, तो अगर विस्थापन dx अलप है तो आपके पास में W का मान आएगा f dx और x1 से लेकर के x1 से x2 और f dx, ये किसका मान है, किए गए कार्य का मान है। तो अपना किया गया कार्य किसके बराबर है, W इक्वल f dx और x1 से x2, ठीक है। तो ये अपने बल विस्थापन जो अपना आरेख है उससे भी कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग सीधा लिख सकते हो कि जो हमारे पास में ए बी वक्र है, ये जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, जो हमारे पास में ए बी वक्र है, ए बी वक्र तथा जो x1 से x2 अपने पास में सीमाएं हैं, x1 से x2 जो सीमाएं, उनके मध्य का जो क्षेत्र है उसका अपने क्या कर देना है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ए बी वक्र और ये जो x है इसके मध्य का अगर आप लोग क्या कर लेते हो, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हो, तो वो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कार्य जो है उस कार्य का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप लोग गणितीय गणना से कार्य का मान ज्ञात कर सकते हो या अपने किससे ज्ञात कर सकते हैं, अपने ग्राफ की सहायता से भी, जो अपना बल विस्थापन ग्राफ है उसकी सहायता से भी किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। कार्य का सूत्र आपको याद रखना है, W बराबर समाकलन f dx, ठीक है। आपके पास में जो भी लिमिट दी जाए वो लिमिट आपको रख देनी है। जैसे पीछे अपने कर रहे थे तो लिमिट a से b थी और अब अपने पास में लिमिट क्या है, x1 से x2 है। तो x1 से x2 लिमिट तक अपने f dx का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, जिससे अपने को किसका मान प्राप्त हो गया, किए गए कुल कार्य W का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल है स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, ठीक है।
जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग के अंदर जो बल लगता है, स्प्रिंग को खींचने में जो बल लगता है वो बल कौन सा होता है? वो बल अपना परिवर्ती बल होता है। ठीक है, वो बल कौन सा होता है? परिवर्ती बल होता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि स्प्रिंग को खींचने में जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर आता है? वो परिवर्ती बल से अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, परिवर्ती बल से जो कार्य प्राप्त होता है वो किसके लिए प्राप्त होता है? स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य के लिए प्राप्त होता है। देखिए, स्प्रिंग को जब आप लोग खींचते हो, ठीक है, जब भी अपने किसी स्प्रिंग को क्या करते हैं? खींचते हैं, तो स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग के अंदर क्या लगता है? प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हो? स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग को खींचने पर प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, प्रत्यानयन F बल लगता है, जो क्या कोशिश करता है? जो कोशिश करता है स्प्रिंग को प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखने की। कुछ एक बातें आपको प्रत्यानयन बल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो सेकंड फिजिक्स है, उसके जो शुरुआत के चैप्टर है उनके अंदर आपके प्रत्यास्था चैप्टर लगता है, और प्रत्यास्था के अंदर आप लोग पढ़ते हो प्रत्यानयन बल के बारे में। ठीक है, प्रत्यास्था का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी वस्तु को क्या करते हो? उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन करते हो, तो उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन का वहाँ पर क्या होता है? विरोध होता है। ठीक है, वस्तु जो है, जैसे कोई वस्तु आपने ली और आपने क्या कर दिया? उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन कर दिया, तो आकार या आकृति में परिवर्तन करने पर वहाँ पर उस आकार या आकृति में परिवर्तन का क्या होता है? आकार या आकृति आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इसका क्या होता है? वहाँ पर विरोध होता है। ठीक है, ये जो विरोध करने का गुण है इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, इसे अपने किस नाम से जानते हैं? इसे अपने प्रत्यास्था के गुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसमें जो बल लगता है, जो उसे प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आने की कोशिश करता है, वो बल कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल होता है। तो प्रत्यानयन बल जो लगता है वो क्या करता है? वस्तु जो है उसकी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखने की उसे कोशिश करता है। जैसे कि अपने उदाहरण ले रहे हैं, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। आपके पास में एक स्प्रिंग है, आपने क्या किया? उस स्प्रिंग को खींच दिया है। अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग को खींचने पर वहाँ पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा, जो क्या करेगा? स्प्रिंग को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लेकर के आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी प्रत्यानयन बल की अपने बात कर रहे हैं। तो प्रत्यानयन बल जो होता है उसका सूत्र होता है F इक्वल माइनस का kx। प्रत्यानयन बल को किससे लिखते हैं? F इक्वल माइनस का kx। ये माइनस जो अपने आता है, ये माइनस बताता है कि जो विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है? ये प्रत्यानयन बल लगता है। जैसे विस्थापन अपने x हो रहा है तो इस विस्थापन की विपरीत दिशा में क्या लगता है? प्रत्यानयन बल लगता है। जैसे आप स्प्रिंग को अगर इस साइड खींच रहे हो तो प्रत्यानयन बल की दिशा क्या होती है? इसके विपरीत होती है। तो अपनी ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं, तो ग्राफीय विधि के अंदर अपने क्या करते हैं? एक ग्राफ खींचते हैं, किसके मध्य? प्रत्यानयन बल और विस्थापन के मध्य ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव के अंदर है, इसलिए अपने इसे कौन सी साइड ले रहे हैं? नीचे की ओर ले रहे हैं। तो ये जो अपने को ग्राफ है कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास में क्या है? ग्राफ है। ठीक है, अगर यहाँ तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो? अपने f के बराबर हो, तो f किसके बराबर होता है? माइनस के kx के बराबर होता है। तो जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये होगी। तो ये अपने पास में दूरी कितनी है? f है, और f किसके बराबर होता है? माइनस kx के बराबर होता है। तो ये जो दूरी अपनी किसके बराबर आई? माइनस kx के बराबर आई। और ये जो अपना यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन है वो से इस पॉइंट तक का वो अपने कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अपने जैसे ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आता है? इसका क्षेत्रफल आता है कार्य w के बराबर। ठीक है, और अपने क्या लिखेंगे? अपने जब भी इसे लिखेंगे तो अपने ये एक त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर अपने क्या लिखते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिखते हैं। आधार यहाँ पर इसका क्या है? x है, और ऊंचाई की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस का kx लिखा हुआ है। तो ये जो अपने w लिख रहे हैं, ये w किसके बराबर आएगा? माइनस के 1/2 और kx की स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग को खींचने में जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर आता है? माइनस के 1/2 kx स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, इससे पहले अपने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आपने लिखा था वो भी 1/2 kx स्क्वायर के, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 kx स्क्वायर के रूप में अपने लिखा जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने 1/2 mv स्क्वायर लिखते हैं। तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कौन से रूप में होती है? वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं 1/2 kx स्क्वायर। तो यहाँ जो अपने कार्य कर रहे हैं वो कार्य कितना आ रहा है? माइनस का 1/2 kx स्क्वायर आ रहा है। ये अपने कार्य जो है वो कौन सी विधि से ज्ञात किया है? ये अपने ग्राफीय विधि से कार्य का मान ज्ञात किया। इसके बाद में अपने गणितीय विधि के द्वारा भी क्या करेंगे? कार्य जो है उस कार्य का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए
देखिए अपना नया टॉपिक है परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। अपना नया टॉपिक है परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की अपने पहले ही बात कर चुके हैं, और वो जो अपनी बात की थी इससे पहले अपने जो लिखा था वो अपने लिखा था जो नियत बल है उस नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। नियत बल के लिए आप लोगों ने क्या लिखा था, आपने लिखा था W बराबर KF माइनस का KI। क्या लिखा था, W इक्वल KF माइनस KI, और यहाँ ये किसके बराबर था, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर था, और ये जो अपने मान था ये 1/2 mu स्क्वायर के बराबर था। 1/2 mv स्क्वायर अपनी अंतिम गतिज ऊर्जा थी, और 1/2 mu स्क्वायर जो है ये क्या थी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी। इन दोनों का जो अंतर है यानी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ये अपनी क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। ठीक है, देखिए आगे अपने अब अपने बात करने वाले हैं परिवर्ती बल के लिए किए गए कार्य की। तो परिवर्ती बल के लिए कार्य का मान जब अपने ज्ञात करेंगे तो अपने मान लेते हैं कि हमारा कण जो है वो प्रारंभिक अवस्था में कौन सी पोजीशन पर है या कौन सी अवस्था में है, x1 अवस्था में है। ठीक है, यानी अपना जो कण है वो प्रारंभिक अवस्था में कहाँ पर है, x1 पर है, और अपने बल F लगा करके उसे x1 से कहाँ पहुँचा देते हैं, x2 तक पहुँचा देते हैं। हमारा कण x1 पोजीशन पर था और बल F लगा करके अपने उसे कहाँ पहुँचा दिया, पोजीशन x2 पर पहुँचा दिया। अपने ये भी मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसका वेग v1 था और बाद में इसका वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। तो सबसे पहले अपने कार्य का फॉर्मूला लिखते हैं, ये आता है F/dx। ठीक है, अपना जो W है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा F/dx के बराबर। ठीक है, और इसकी लिमिट जो अपने लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, x1 से x2 तक लिखेंगे। ये आपको पता होगा कि जो यहाँ लिखा जाता है जो d के साथ में आता है समाकलन में, अपने ये लिमिट भी उसी के लिए लिखते हैं। तो अपने x यहाँ आ रहा है dx के साथ में, यानी ये समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए लिमिट भी अपने क्या रख दी है, x1 से x2 रख दिए। अब अपने आगे बात करते हैं, आप सभी जानते हो f किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। ठीक है, बल F जो है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। अपने पास में m द्रव्यमान का एक कण है और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो गया, बल F लगाने से a त्वरण उत्पन्न हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो F इक्वल m, और त्वरण a का क्या सूत्र होता है, dv/dt सूत्र होता है। ठीक है, अपना a किसके बराबर होता है, dv/dt के बराबर होता है। तो F इक्वल क्या प्राप्त होगा, F इक्वल प्राप्त होगा m dv/dt। ठीक है, F किसके बराबर आ गया, m dv/dt के बराबर आ गया। अपने श्रृंखलन का गुण काम में लेते हैं, और श्रृंखलन का गुण काम में लेकर के क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं dv/dx और dx/dt। ठीक है, अपने क्या लिखते हैं, m dv/dx और dx/dt। यहाँ अपने जो गुण काम में ले रहे हैं वो गुण कौन सा है, श्रृंखलन का गुण है। ठीक है, ये जो गुण है जहाँ आपने ऊपर नीचे इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने श्रृंखलन के गुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रृंखलन का गुण जैसे अपने किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे किसी एक जैसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरीके से अपने जो dv/dt है, जो dv/dt है, अपने जब अवकलन पढ़ा था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अवकलन है उसे भी आप क्या कर सकते हो, श्रृंखलन का गुण काम में ले सकते हो। ठीक है, इसके आगे भी आप लोग श्रृंखलन का गुण अगर काम में लेते तो इसे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते, dy से मल्टीप्लाई कर देते। तो आगे भी अपने क्या कर सकते हैं, श्रृंखलन का गुण काम में ले सकते हैं। अभी के लिए देखिए अपने लिखा है F m dv/dx और dx/dt। इसे आगे अपने क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं F इक्वल m और dv/dx, m dv/dx और dx/dt जो है, dx/dt जो है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, v के बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं F इक्वल m dv/dx और v। ये जो टर्म है इसे अपने यहाँ से उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, इस समीकरण में ले जाते हैं। तो देखिए इससे आपको क्या मिलेगा,
यहाँ लेकर के जाना है, तो W बनेगा x1 से x2 और f का मान कितना है m, ये है m dv बटा dx और v, और साथ में अपने क्या आ जाएगा इसके dx आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बनता है W इक्वल x1 से x2 m dv बटा dx v, और साथ में क्या आ गया इसके dx आ गया। ये जो अपने dx लिखा हुआ है ये इसके साथ में आ जाएगा। अब देखिए अपने क्या लिख सकते हैं इसे, dx से dx जो है अपने यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। तो अब आपके पास में जो मान बचेगा वो बचेगा W और v1 से v2 और m v d v बचेगा। dx से dx अपना क्या हो गया यहाँ पर निरस्त हो गया। और अब देखिए यहाँ पर अपने dv के रूप में ये टर्म बचती है, पहले ये टर्म किसके रूप में आ रही थी अपनी dx के रूप में आ रही थी। तो लिमिट भी अपने किसकी लिख रहे थे x1 से x2 dx की लिख रहे थे। अब यहाँ पर ये जो टर्म आपके पास में बच गई है ये किसके रूप में बच गई है, dv के रूप में बच गई है, वेग के रूप में अपने ये टर्म बचती है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट आप लोग रखोगे ये भी क्या होगी v1 और v2 के लिए आ जाएगी। देखिए अपने प्रतिस्थापन विधि वगैरह काम में लेते हैं, तब जब अपने किसी का प्रतिस्थापन कर देते हैं दूसरे से तो उसमें अपने लिमिट जो है उसे भी क्या करना होता है, बदलना होता है। ठीक है, अगर लिमिट नहीं बदलेंगे और सीधा इसका समाकलन कर देंगे तो v के अंदर आप लोग x1 और x2 जो है वो नहीं रखोगे। देखिए आगे अपने लिखेंगे W इक्वल ये आया m और v1 से v2 और साथ में कितना है v d v है। तो अपने क्या लिख दिया W इक्वल m बार v1 से v2 और v d v। ठीक है, अब m जो है उसे बार क्यों रखा है, क्योंकि m अपने पास में क्या होता है कांस्टेंट होता है। m क्या होता है कांस्टेंट होता है, m द्रव्यमान है और द्रव्यमान क्या है वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए अपने m को क्या कर दिया है समाकलन से बाहर लिख दिया है। आगे देखिए ये बनेगा W इक्वल m और v का अपने को क्या करना है समाकलन करना है। v का समाकलन कितना होगा v² बटा 2 होगा और v1 से v2 आएगा। v का अपने क्या किया है समाकलन किया है। देखिए समाकलन अपने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे x की पावर n का अपने को क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है, x की पावर n का क्या करना है समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। ठीक है, यानी ये जो पावर होती है इसमें अपने एक जोड़ देते हैं, फिर इसे अपने कहाँ लिख देते हैं नीचे की ओर लिख देते हैं। और साथ में अगर अनिश्चित समाकलन हो तो यहाँ पर क्या होता है एक समाकलन नियतांक आता है। अभी अपने पास में जो है वो किस प्रकार का समाकलन है, एक निश्चित समाकलन है। तो आपने क्या लिखा m v1 से v2 और v d v। अब v की पावर कितनी है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब v की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, v की पावर कितनी है 1 है। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मूला देखिए n+1, अपने पास में फॉर्मूला क्या है x की पावर n+1, तो पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, तो v की पावर कितनी है 1 और प्लस का 1 और ये जो है अपने कहाँ लिख दिया नीचे लिख दिया, तो ये बन गया v की पावर 2 बटा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया v² बटा 2। अब अपने क्या करना है समाकलन को आगे देखना है। तो समाकलन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है v1 से v2 तक जा रही है, तो अपने लिमिट रख देते हैं। ये आएगा W इक्वल m और लिमिट रखी ऊपर वाली v2² बटा 2 माइनस का v1² बटा 2। ठीक है, ये क्या बना v² बटा 2 माइनस का v1² बटा 2। देखो m से मल्टीप्लाई किया, ये बना W इक्वल m और ये बनेगा v2² बटा 2 माइनस का m v1² बटा 2। यानी कुल मिलाकर के अपना फॉर्मूला है 1/2 m v2² माइनस का 1/2 m v1²। इसे आप क्या लिख सकते हो, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, तो kf माइनस का ki। W किसके बराबर है kf माइनस ki के बराबर है। kf का मतलब है अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ki का मतलब है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है ki है। ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये अपने पास में किसका सूत्र है अंतिम गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये जो अपने इक्वेशन लिखी है इसे अपने जाना जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से। इसे अपने क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण लिखी गई है इसे अपने क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। W इक्वल kf माइनस ki। बिल्कुल इसके जैसे एक समीकरण अपने किसके लिए भी उत्पन्न किए, जो अपना नियत बल है या जो एकसमान बल है उसके लिए भी अपने इस प्रकार के समीकरण भी उत्पन्न किए और परिवर्ती बल के लिए भी अपने इसी प्रकार के समीकरण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो जो अपने समीकरण प्राप्त की थी वो गति के तीसरे नियम से प्राप्त की थी। अपने जो गति का तीसरा नियम होता है v² बराबर u² प्लस 2a
एस, उससे वो समीकरण प्राप्त की थी और एक ही जगह अपने क्या कर दिया था, मान रख दिया था किसका, एफ का। ठीक है, जो ये सूत्र होता है एफ इक्वल एम में, वहाँ से अपने ए का मान रख दिया था एफ अपॉन एम, फिर एफ और एस क्या बन जाता है, डब्ल्यू बन जाता है, और उसे सोल्व किया तो अपने पास में क्या आया था, वहाँ डब्ल्यू आया था। ठीक है, तो ये अपनी कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका बचा हुआ पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।